हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस दैट इज बेस्ड ऑन blood transfusion. That is something important topic for nursing officer that will come into NORCET mains. So let's start. So the question is, packed RBC has been prescribed for a female client with hemoglobin 6, hematocrit 30%, and the nurse takes the client's temperature before hanging the blood transfusion and records 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर. विच एक्शन शुड नर्स टेक फर्स्ट. देखो इन्होंने क्या बोला कि एक फीमेल है जिसका हीमोग्लोबिन 6 है, हेमाटोक्रिट 38 मींस शी इज अनीमिक. ठीक है, तो नर्स मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने जा रही है, जो वो हैंग कर रही है उससे पहले ऑफ कोर्स वाइटल्स मॉनिटर करेंगे. तो व्हेन शी मॉनिटर वाइटल साइन, तो उन्होंने क्या देखा कि जो टेम्परेचर है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो वो नर्स क्या करेगी, मतलब देगी, ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे या नहीं करेंगे. सो देखो, बिफोर ट्रांसफ्यूजन हमें कुछ कुछ पैरामीटर्स हमें पहले चेक करने पड़ते हैं. देन वी हैव टू स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन. द इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर ट्रांसफ्यूजन हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है. फर्स्ट, नो सॉल्यूशन और मेडिकेशन अदर देन नॉर्मल सलाइन एडेड. जो हमारा ब्लड बैग होता है ना, उसमें कभी भी कोई भी मेडिसिन ऐसे सोचे कि ये मेडिसिन भी देना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चला चलो इसमें ये मेडिसिन डाल देते हैं. सो नेवर डू दिस थिंग. एंड जो हमारा आईवी लाइन होती है ना, उसको अगर हम प्राइम भी करना है तो ओनली नॉर्मल सलाइन से प्राइम कर सकते हैं. अदर देन नॉर्मल सलाइन नेवर यूज एनी अदर मेडिसिन. ठीक है, सो ये याद रखना है आपको. सेकेंड थिंग, शुड एडमिनिस्टर विद इन 2 to 4 आवर्स टू अवॉइड सेप्टिसीमिया. देखो 2 आवर्स से पहले भी हमें एडमिनिस्टर नहीं करना, क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है. ठीक है ना. सो टू प्रिवेंट सर्कुलेटरी ओवरलोड हमें 2 आवर्स से पहले एडमिनिस्टर नहीं करना है. एंड ज्यादा डिले भी नहीं करना. तो लाइक 2 to 4 आवर्स इज द बेस्ट टाइम. ओके, 4 आवर्स से ज्यादा अगर बियॉन्ड कर दोगे तो क्या हो सकता है, सेप्टिसीमिया होने के चांसेस हो सकता है. मतलब ब्लड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ग्रोथ हो जाएगा तो सेप्टिसीमिया होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट शुड चेंज आफ्टर ईच यूनिट इन्फ्यूजन. देखो लेट सपोज कोई क्लाइंट है जो बहुत ज्यादा एनीमिक है, उसको 2, 3, 4 यूनिट्स उसको ट्रांसफ्यूजन की नीड है. तो इन ईच यूनिट हमें अलग अलग आईवी जो बीटी सेट हम जो यूज करते हैं, अलग अलग में अलग अलग यूनिट्स में हमें डिफरेंट यूनिट्स में हमें बार बार जो बीटी सेट है वो चेंज करना है. ऐसा नहीं कि सेम बीटी सेट से सारा का सारा यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, क्योंकि इससे भी सेप्टिसीमिया होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. ब्लड मस्ट बी एडमिनिस्टर विद इन 20 to 30 मिनट्स आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम द ब्लड बैंक. जैसे ही हमने ब्लड बैंक से लिया, विद इन 20 to 30 मिनट्स में करना है. अगर आप 30 मिनट से बियॉन्ड करोगे तो उसमें बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं. ब्लड हिमोलाइसिस हो गया, क्लम्पिंग हो गया है ना, या फिर सेप्टिसीमिया हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है. तो विद इन 20 to 30 मिनट्स में एडमिनिस्टर करना है. अगर डिले ऐसा लगे कि डिले हो रहा है तो आप रिटर्न कर दो वापस से ब्लड बैंक में. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लाकर वार्ड में या फिर आईसीयू में अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया. सो नेवर डू दिस मिस्टेक्स. देन नर्स शुड मेजर द वाइटल साइंस एंड लंग साउंड. ये दोनों मेजर करना जरूरी है. ठीक है. वाइटल साइन में हमें टेम्परेचर, बीपी, हार्ट रेट, ये सारा मेजर करना है बिफोर द ट्रांसफ्यूजन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगर क्लाइंट को फीवर होगा तो हमें कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, सेप्टिसीमिया होता है, उसमें भी फीवर होते हैं. तो लाइक मिसकंफ्यूज हो जाएंगे कि फीवर पहले था या अभी हुआ, लाइक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से हुआ, सेप्टिसीमिया की वजह से हुआ, या पहले ही फीवर था. इसलिए अगर क्लाइंट को फीवर होगा, अगर किसी को आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हो, तो अगर फीवर है तो नेवर एडमिनिस्टर. आपको क्या करना है, स्टॉप करना है. लाइक जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, SR है, GR है, उनको बताना है कि क्लाइंट को फीवर है. तो हम लाइक वो बताएंगे कि हाँ लाइक PCM देना है या फिर बाद में एडमिनिस्टर करना है, वट एवर दे विल टेल, उसके अकॉर्डिंग करना है. बट आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है. ओके, सो यू हैव टू चेक द वाइटल साइन एंड असेस द लंग साउंड बिफोर ट्रांसफ्यूजन. ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक अगर क्लाइंट को फीवर हो रहा है या फिर लंग साउंड में व्हीजिंग हो रहा है, क्रैकल्स हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है या फिर फीवर हो रहा है, फीवर वगैरह हो रहा है. तो लाइक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सेप्टिसीमिया, ये सबको पता चलेगा. इसलिए ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन भी आपको मॉनिटर करना है, बिफोर ट्रांसफ्यूजन भी मॉनिटर करना है, टिल ट्रांसफ्यूजन कंप्लीटेड. ओके. एंड अगर क्लाइंट्स को फीवर है तो वी हैव टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमें एडमिनिस्टर नहीं करना है. ठीक है. ओनली 1 यूनिट ब्लड शुड बी, अगर देखो बहुत सारा लाइक 2 to 3 यूनिट हमें ट्रांसफ्यूजन करना है क्लाइंट को, तो हमें एट अ टाइम हमें 1 यूनिट ब्लड बैंक से मंगवाना है. जब वो पूरा ट्रांसफ्यूज हो जाए देन हमें दूसरा यूनिट मंगवाना है. ऐसा नहीं कि अगर क्लाइंट को 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड हमें ट्रांसफ्यूज करना, पूरा का पूरा 4 यूनिट एक साथ मंगवा लिया, ऐसे भी नहीं करना. ठीक है, क्योंकि 20 to 30 मिनट्स तक ही हम अपने वार्ड में या ICU में रख सकते हैं. अगर
डेज से ज्यादा बियॉन्ड टाइम हो तो हमें वापस से ब्लड बैंक में रिटर्न करने होते हैं, ठीक है। क्लाइंट आइडेंटिटी एंड कॉम्पेटिबिलिटी, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। तो ये सारे इंस्टीट्यूट का वेरी करता है, कहीं पे 2 नर्सेस चेक करती है, कहीं पे डॉक्टर्स चेक करते हैं। हमारे क्या है कि जब ब्लड बैंक से जब ब्लड आता है तो पहले हम चेक करते हैं, नर्सेस चेक करती है, देन डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तो 2 चेक होता है, ठीक है, वो आइडेंटिटी एंड कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। एंड देन दिस इज इम्पोर्टेंट कि हमें 18 गेज आईवी निडल कैनुला यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे कम वाला यूज करोगे तो क्या होगा, हिमोलाइसिस हो सकता है, ब्लड क्लम्पिंग हो सकती है। तो हमें अप्रोप्रिएट गॉज का निडल लेना है, दैट इज 18 गॉज का एटलीस्ट लेना है, ठीक है। या फिर अगर आप सेंट्रल वेनस कैथेटर अगर यूज करते हो, जिसमें मल्टी ल्यूमेन कैथेटर्स होते हैं ना, तो जो सबसे लार्जेस्ट पोर्ट होता है वो वाला हमें यूज करना है, ठीक है, कीप इन माइंड। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन मॉनिटर क्लाइंट फॉर साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। सो फर्स्ट 15 मिनट्स जो होता है ना, जैसे आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दिया, सो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको बहुत क्लोजली उनका वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, फर्स्ट 15 मिनट, ठीक है। देन अगर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्लाइंट नॉर्मल है, देन आपको थोड़ा सा फ्लो रेट इंक्रीज करना, मतलब जो भी सेट बता रखे कितने पे ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, लाइक विद इन 2 to 4 आवर्स में कंप्लीट होना है, तो फिर धीरे फिर लाइक वो जो हमारा फ्लो रेट है इंक्रीज करना, बट फर्स्ट 15 मिनट बहुत स्लोली रखना है, हमको ऐसे कंटिन्यूसली क्लाइंट को ऑब्जर्व करते रहना है, सो दैट अगर कुछ भी लाइक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, कुछ भी सेप्टिसिमिया होगा, तो हम फटाफट अपना एक्शन ले सके, ठीक है। सो जो फर्स्ट 15 मिनट होता है ना, दैट इज वेरी मच क्रूशियल एंड वी हैव टू स्टे विद द पेशेंट, ये आप ये ध्यान रखना, ठीक है। देन रिटर्न टू द क्वेश्चन, क्या था कि packed RBC have been prescribed for a female client with hemoglobin 6, hematocrit 30%. The nurse take the client's temperature before hanging the blood transfusion and record the temperature is 101 degree Fahrenheit. Which action should nurse take? Begin the transfusion as prescribed. So this is very wrong, क्योंकि अगर client को fever है तो हमारा क्या एक्शन होगा, वी हैव टू स्टॉप द हमें मतलब ट्रांसफ्यूजन नहीं स्टार्ट करना, सिंपली एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन एंड बिगिन ट्रांसफ्यूजन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये एंटीहिस्टामिन एंड बिगिन द ट्रांसफ्यूजन ये सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर ऑर्डर में डालेगा तभी हमें एंटीहिस्टामिन या फिर पीसीएम हो गया है ना, ये हमें एडमिनिस्टर करना, खुद से ऐसा कुछ एडमिनिस्टर नहीं करना, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डिले हैंगिंग ब्लड एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एडमिनिस्टर 2 टाइप ऑफ पीसीएम एंड गिवन द ट्रांसफ्यूजन। सो देखो इन्होंने क्या बोला, डिले हैंगिंग ब्लड, मतलब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट नहीं करना है, एंड वी हैव टू नोटिफाई द डॉक्टर, जो कि सही है क्योंकि क्लाइंट को फीवर है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर हमने स्टार्ट कर दिया, तो अगर मान लो क्लाइंट को अगर सेप्टिसिमिया हुआ या फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो फीवर पहले भी फीवर था अभी भी फीवर होगा, तो वी कांट डिफरेंशिएट, तो हमें डॉक्टर्स को बताना है कि उनको फीवर है ना। वी हैव टू डिले द हैंगिंग ब्लड एंड वी हैव टू नोटिफाई द डॉक्टर। अगर डॉक्टर बोलेगा कि हाँ पीसीएम एडमिनिस्टर कर दो एंड थोड़े टाइम के बाद फिर ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दो, देन उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। ओके, फोर्थ उन्होंने बोला था कि 2 टाइप ऑफ पीसीएम हमें देके ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। सो 2 टाइप पीसीएम या 1 टाइप पीसीएम व्हाटएवर, वो जब देंगे जब डॉक्टर बोलेगा कि हाँ देना है या नहीं देना। सो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एंड आंसर इज सी, थर्ड आंसर सही है। क्यों सही, आपको समझ में आ गया ना। Second question is the nurse has received a prescription to transfuse a client with unit of packed RBC. Okay, मतलब हमें RBC transfuse करना है, उसका prescription मिल गया। Before explaining the procedure to the client, the nurse should ask which initial questions. मतलब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दे दिया है कि हमें A1 पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूज करना है, तो बिफोर एक्सप्लेनिंग, क्योंकि हमें कोई भी प्रोसीजर करना होता है, फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर हमें क्या देखना है, द नर्स शुड आस्क विच इनिशियल क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड अ ट्रांसफ्यूजन बिफोर, क्या आपको पहले इससे पहले कभी ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ये पूछना है। व्हाई डू यू थिंक दैट यू नीड द ट्रांसफ्यूजन, या फिर हमें सेकंड क्वेश्चन पूछना है, हैव यू एवर गॉन इनटू शॉक फॉर एनी रीजन इन द पास्ट, डू यू नो द कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन। तो देखो जो थर्ड है ना, वो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे कि आपको कभी शॉक वगैरह ऐसा कुछ हुआ है लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, क्योंकि इससे पूछने से उसको और डर नहीं हो जाएगा क्लाइंट। आप खुद ही सोचो, आपको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहा है एंड आपसे पूछे कि आपको इससे पहले शॉक वगैरह हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, तो आप खुद ही डर जाओगे कि भाई क्या हो सकता है ऐसा, तो ये तो बिल्कुल नहीं पूछना। फोर्थ उन्होंने बोला डू यू नो द कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन, तो ऐसा भी नहीं पूछना, इससे भी क्लाइंट को थोड़ा डर हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन रिस्क क्या क्या होता है ना, मतलब हमें बताना है पेशेंट को कि ये रिएक्शन हो सकते हैं आपको, बट हमें ऐसे नहीं पूछना कि डू यू नो द कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क ऑफ अ ट्रांसफ्यूजन। सो 4 and 3 गलत है। उन्होंने बोला व्हाई डू यू थिंक दैट यू नीड द ट्रांसफ्यूजन, सो ये क्वेश्चन सही है, बट हमें ऐसे पूछना नहीं है कि आपको क्यों लगता है, हमें बताना है कि आपका हीमोग्लोबिन इतना है, आपका ये इतना है, इसलिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है ना। फर्स्ट है हैव यू एवर हैड अ ट्रांसफ्यूजन बिफोर,
सो दिस इज द करेक्ट, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला, बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द क्लाइंट द नर्स शुड आस्क विच इनिशियल क्वेश्चंस। सो मतलब हम जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं, उससे पहले हम क्या पूछ रहे थे, उससे पहले अगर हमने पूछ लिया उनसे कि हैव यू एवर हैड अ ट्रांसफ्यूजन बिफोर, इससे पहले आपको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, तो अगर बोलेगा क्लाइंट यस, तो मतलब हमें उनको प्रोसीजर एक्सप्लेन करने में इजी होगा ना, है ना, उनको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। या फिर अगर वो बोलेगा नो, तो हम थोड़े अच्छे से इलेबोरेटली हम उनको समझाएंगे। सो दिस इज द राइट क्वेश्चन बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर। या फिर कोई भी प्रोसीजर आप एक्सप्लेन करने जाओ, उससे पहले आप पूछो कि आपको इससे पहले ये प्रोसीजर हुआ है, आपको इससे पहले लाइक अल्ट्रासाउंड हुआ है, इससे पहले आपको सीटी हुआ है, तो इससे थोड़ा क्लाइंट को इजी होता है ना समझने में। सो दिस इज द राइट क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड अ ट्रांसफ्यूजन बिफोर। बाकी ये क्वेश्चन हम बताएंगे उनको कि आपको क्यों ट्रांसफ्यूजन है, आपको क्यों हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। बाकी ये और ये तो नहीं बोलना, क्योंकि उससे थोड़ा सा उनको डर हो जाएगा क्लाइंट को, ठीक है। Then next question is, a client receiving transfusion of packed RBC begins to vomit. Vomit start हो गया. The client's blood pressure is 90/50 from baseline of 125/70. मतलब क्या क्या हुआ, वॉमिटिंग हुआ, ठीक है, बीपी कम हो गया, एंड क्लाइंट्स टेम्परेचर 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम बेसलाइन, ये मतलब फीवर हो गया, मतलब वॉमिटिंग हुआ, हाइपोटेंशन हुआ एंड फीवर हुआ। द नर्स डिटरमाइंस द क्लाइंट में बी एक्सपीरियंस विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब उनको क्या क्या हुआ, वॉमिटिंग हुआ, हाइपोटेंशन हुआ एंड फीवर हुआ, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हुआ, सेप्टिसीमिया, हाइपरकेलेमिया, सर्कुलेटरी ओवरलोड, डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सो डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होगा, डिले ट्रांसफ्यूजन मतलब डिले बोल रहे हैं, डिले मींस डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कब होगा, लेट सपोज आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है, तो लाइक आफ्टर डे, मंथ या ईयर के बाद जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एंड उसमें मेनली क्या होगा, डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में लाइक जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये होता है मेनली डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, ठीक है। तो इसमें इसमें तो फीवर है, वॉमिटिंग है एंड हाइपोटेंशन है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सी क्या बोला उन्होंने, सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसमें लाइक ओवरलोड हो गया तो लाइक वीजिंग, क्रैकल्स, हाइपरटेंशन ये होगा, तो इसमें तो हाइपोटेंशन हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। हाइपरकेलेमिया, सो हाइपरकेलेमिया आप याद करो, हाइपरकेलेमिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक पेरेस्थीसिया होता है, मसल वीकनिंग होता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होता है ना, तो ये सारा सिम्टम्स होता है। फीवर और लाइक हाइपोटेंशन नहीं होता, तो ये भी हाइपोटेंशन में भी हो सकता है, बट फीवर तो बिल्कुल नहीं होता हाइपरकेलेमिया में, तो ये भी गलत है, ठीक है। देन सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया में क्या क्या होता है, सेप्टिसीमिया क्यों होता है, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो गया एंड हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो उसकी वजह से सेप्टिसीमिया हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो गया। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होगा, कभी भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर तो होना होना है, फीवर होगा, टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, है ना, डायरिया होगा, वॉमिटिंग हो गया, तो यहाँ पे ये सारे सिम्टम्स है, वॉमिटिंग भी है, हाइपोटेंशन भी हो रखा है, फीवर भी है, तो इसका आंसर क्या है, सेप्टिसीमिया। कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, सेप्टिसीमिया हो रहा है, ठीक है। सो द आंसर इज ए। Next question is, the nurse determines that a client having a transfusion reaction. After the nurse stops the transfusion, which action should be taken next? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला है कि मतलब कि ट्रांसफ्यूजन चल रहा था एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, जैसे ही रिएक्शन हुआ नर्स ने क्या किया, फट से स्टॉप कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद सेकंड स्टेप वो क्या करेगी, तो देखो जब भी अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा तो आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपको सबसे पहले स्टॉप करना है, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फर्स्ट स्टेप। सेकंड आपको क्या करना है, जो आईवी लाइन लगी हुई है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उसको रिमूव करना है, मे बी थोड़ा बहुत एक्सेस 1-2 ड्रॉप जा सकता है ना, तो आपको वो लाइन ही पूरा हटा देना है। सो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, रिमूव द आईवी लाइन जो चल रहा था। एंड थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको सिंपल नॉर्मल लाइन का जो बैग होता है वो न्यू आईवी सेट के थ्रू आपको कनेक्ट करना है, सो दैट जो लाइन है ना, जो कैनुला है वो ओपन रहे, सो दैट अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, शॉक वगैरह कुछ हो गया, तो आपको जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है वो एडमिनिस्टर करने के लिए लाइन तो रहे। इसलिए आपको थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, कोई भी नॉर्मल लाइन का बैग आपको विद न्यू आईवी सेट आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। स्टॉप द इन्फ्यूजन, आपको स्टॉप करना है, जो आईवी लाइन थी उसको रिमूव करनी है। एंड थर्ड आपको नॉर्मल लाइन का जो बैग है विथ न्यू आईवी लाइन आपको कनेक्ट करना है। एंड फोर्थ देन आपको क्या करना है, आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, इनको इन्फॉर्म करना है। एंड आपको कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, क्लाइंट का वाइटल साइन आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, आपको कंटिन्यूसली क्लाइंट के साथ रहना है, उनका वाइटल साइन मॉनिटर करना है। एंड अगर कुछ भी मेडिसिन वगैरह अगर एडमिनिस्टर करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं तो वो एडमिनिस्टर करना है, मतलब क्लाइंट्स को पहले आपको नॉर्मल करना है, क्लाइंट के साथ ही रहना है, क्लाइंट को नॉर्मल करना है। उसके बाद जब क्लाइंट नॉर्मल हो जाए उसके बाद उनका ब्लड स्पेसिमेंस वगैरह भेजना है,
ठीक है, प्लस जो आपका ब्लड बैग था, है ना, ब्लड बैग विथ ट्यूबिंग आपको ब्लड बैंक को भेजना है, ठीक है। देन आपको डॉक्यूमेंट करना है प्रोसीजर का। तो ये आपका स्टेप्स होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये प्रॉपर स्टेप्स आपको फॉलो करना है। स्टॉप, रिमूव द आईवी लाइन, देन आपको नॉर्मल लाइन का बैग हैंग करना है, देन आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। यू हैव टू स्टे विद द क्लाइंट एंड मॉनिटर, कंटिन्यूसली मॉनिटर वाइटल साइंस। एंड अगर कोई भी प्री मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन वगैरह अगर डॉक्टर बोलता है वो आपको इन्फ्यूज करना है, ठीक है। देन आपको स्पेसिमेंस लेना है, या फिर आपका जो भी लाइक वो जो ब्लड बैग था, आईवी लाइन थी, वो आपको ब्लड बैंक भेजनी है। देन आपको डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। तो इन्होंने क्या बोला, रिमूव द आईवी लाइन। तो याद करो फर्स्ट स्टॉप था, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, रिमूव द आईवी लाइन, ठीक है। रन अ सॉल्यूशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये तो नहीं करना। अदर देन नॉर्मल लाइन हमें कुछ भी इन्फ्यूज नहीं करना, तो ये गलत हो गया। रन अ नॉर्मल लाइन एट कीप वेन ओपन, यस दिस इज करेक्ट एंड दिस इज द थर्ड स्टेप था हमारा। Fourth, can obtain a culture of tip of catheter device removed from the client. So this is also not required, क्योंकि यहाँ पे हुआ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और सेप्टिसीमिया नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, तो कल्चर भेजने का कोई सेंस नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो सेकंड स्टेप हमारा रिमूव द आईवी लाइन होगा, एंड थर्ड हमारा रन नॉर्मस लाइन टू कीप द वेन ओपन। तो इन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर स्टॉपिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा रिमूव आईवी लाइन। तो आंसर क्या होगा हमारा ए। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉलोइंग इन्फ्यूजन ऑफ यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी द क्लाइंट हैज डेवलप्ड न्यू ऑनसेट ऑफ टैकिकार्डिया, बाउंडिंग पल्स, क्रैकल्स एंड वेजिंग, विच एक्शन शुड नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो इन्होंने क्या बोला है कि क्या क्या सिम्टम्स हुआ, उनको हुआ टैकिकार्डिया हुआ, बाउंडिंग पल्सेस हुआ, क्रैकल्स हुआ एंड वेजिंग हुआ। तो ये सारा जो सिम्टम्स है किसका है, सर्कुलेटरी ओवरलोड का। एंड जब भी सर्कुलेटरी ओवरलोड हो तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट कि जो भी इन्फ्यूजन चल रहा था उसको स्लो करना है, रेट स्लो करना है, ठीक है ना, रेट स्लो करना है। देन आपको क्लाइंट को पोजीशन देना है, प्रॉपर पोजीशन देना है, लाइक कैसे देना है, फॉलोअर पोजीशन देना है, सो दैट क्लाइंट इजिली सांस ले सके, ठीक है। एंड देन थर्ड आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ये आपको प्रॉपर वे होना चाहिए। फर्स्ट आपको स्लो द इन्फ्यूजन रेट, देन आपको पोजीशन देना है, देन आपको थर्ड क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो इन्होंने क्या बोला था, मेंटेन बेड रेस्ट विथ लेग एलिवेटेड, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो हाइपोटेंशन में करना है, यहाँ पे तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है, तो ये तो नहीं करना, ठीक है। उन्होंने सेकंड क्या बोला, प्लेस क्लाइंट इन हाई फॉरवर्ड पोजीशन, सो दिस इज करेक्ट, हाई फॉरवर्ड पोजीशन में रखना है। तो उन्होंने थर्ड क्या बोला, इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन आईवी फ्लूइड, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑलरेडी उनको सर्कुलेटरी ओवरलोड है और आप इन्फ्यूजन और इंक्रीज तो नहीं कर सकते, सो दिस इज रॉन्ग। कंसल्ट विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। यस, हम ऑक्सीजन थेरेपी या कोई मेडिसिन वगैरह देना होगा, सो वी हैव टू कंसल्ट विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बट उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें क्लाइंट को हाई फॉलो पोजीशन देना है। फर्स्ट हमें रेट को स्लो करना, अगर रेट स्लो करने का ऑप्शन यहाँ पे होता ना तो वो आपको फर्स्ट करना था, ठीक है ना। सो फर्स्ट आपको रेट को स्लो करना है, ठीक है, देन आपको क्लाइंट को पोजीशन देना है, देन आपको ये वाला काम करना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज बी, ठीक है, बी होगा, प्लेस क्लाइंट इन हाई फॉरवर्ड पोजीशन। So that's only okay. So thank you for watching and all the very best for your nursing mains.